दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे परवरिश पहले से ही गांव में ना होकर शहर में हुई थी, तो ऐसे में मुझे अपने गांव के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। मगर एक दिन मैंने अपने पापा से पूछा, पापा हमारे गांव के अंदर ऐसा क्या है जो हम लोग छोड़कर यहाँ शहर में आकर रहने लगे। मगर पापा ने जो जवाब मुझे दिया उसे सुनकर मेरे दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी, क्योंकि अब मैं अपने गांव एक बार के लिए ही सही मगर मैं अपने गांव जाना चाहता था। मगर पापा बार बार कोई ना कोई बहाना निकालकर मुझे वहां जाने से रोक ही देते, लेकिन इस बार मेरी जिद के सामने पापा को झुकना ही पड़ा। उसके बाद पापा ने मुझे गांव जाने के लिए हाँ तो कर दी, मगर उन्होंने मुझे कुछ शर्तें बताई, जैसे कि शाम होने से पहले मुझे गांव से यहाँ पहुंच जाना है। उस वक्त मैंने पापा की हर बात मानना ही ठीक समझा और फिर अपने दोस्त अजय को लेकर अपनी बाइक पर सवार होकर बिहार के अपने उस सुनसान गांव की तरफ निकल गया। जब हम लोग गांव में पहुंचे तो वहां पर एक अलग ही खामोशी ने चारों तरफ से डर और भयानक सन्नाटे का घेरा बनाकर चारों तरफ अपने आप को विस्तृत कर रखा था। फिर हम लोग मेरे पुश्तैनी मकान पहुंचे। काफी जांच पड़ताल के बाद जब हमारे घर पर पहुंचे तो मैंने देखा कि घर का हाल बेहाल सा हो चुका था। तभी मेरे दोस्त अजय ने कहा, यार तुझे नहीं लगता कि यह गांव थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि इस गांव के अंदर अभी तक हमने कोई बच्चा नहीं देखा जो यहाँ पर हमें घूमता हुआ नजर आए। अजय इतना बोलकर चुप हो गया। फिर मैंने कहा, हाँ यार लग तो रहा है, लेकिन यह मेरी जन्मभूमि है, हो सकता है कि ऐसा कोई कारण होगा, इसीलिए पापा ने इस गांव को छोड़ दिया। इतना बोलकर हम दोनों ने उस ताले को तोड़ दिया जो कि हमारे घर के बिल्कुल सामने लगा हुआ था। उसके बाद हमने अपने घर का धीरे धीरे दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलने की चरमराने की आवाज मानो कहीं से डरावनी आवाज निकल कर आई हो। दरवाजा खोलने के बाद जब अंदर का हमने दृश्य देखा तो मानो हमें जोर जोर से खांसी आने लगी और फिर अचानक एक बहुत ही बड़ा पत्थर का टुकड़ा ऊपर से टूटकर नीचे गिर पड़ा। मैं लंबी सांस लेते हुए बोला, यार मैं तो बाल बाल बच गया, वरना आते ही मेरा तो स्वागत हो जाता। इतना बोलकर मैं एक कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर मेरे दादाजी के साथ साथ मेरे पापा की फोटो लगी हुई थी। और जैसे ही मैंने वह दरवाजा खोला कि अचानक एक जोर की आवाज के साथ वह फोटो नीचे गिरकर एकदम से टूट गई। मैं एकदम से मानो उछलकर पीछे की तरफ गिर पड़ा। तभी अजय बोल पड़ा, यार तू संभाल कर नहीं देख सकता, तुझे दिखता नहीं है क्या कि यहाँ पर कुछ लगा हुआ है। मैंने कहा, यार मैंने तो कुछ नहीं किया, शायद हवा की वजह से ये नीचे गिर गई है। मगर तभी दरवाजा अपने आप ही धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन एक बार फिर हमें यही लगा कि शायद दरवाजा हवा की वजह से बंद हुआ है, लेकिन हम लोगों के साथ अभी जो होने वाला था उसकी तो उम्मीद हमने कभी की ही नहीं थी। उस समय हम अपने घर को चारों तरफ से देखने लगे। हमारा घर काफी दूरी में फैला हुआ था और अचानक अजय ने मुझसे कहा, यार इतना अच्छा घर तेरे पापा ने छोड़ क्यों दिया। मगर इस वक्त उसका पता लगाना हमारे बस की बात तो नहीं थी। उसके बाद हम लोग गांव में चारों तरफ घूमने लगे। हमने एक बात तो जो बार बार नोट की कि हमें इस गांव में एक भी ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था जिसकी उम्र यही 20 से 25 साल के बीच हो। यहाँ तक कि उस गांव में बच्चे भी काफी कम थे। सभी लोग 40 से 45 साल के बीच में ही हमें दिखाई पड़ रहे थे। मगर हमें एक बच्चा मिला और हमने उस बच्चे को अपने पास बिठाया। बेटा आपके पापा कहाँ हैं? उस बच्चे के अंदर हमें सबसे अजीब बात तो ये लग रही थी कि वह सिर्फ एक ही बार बोला, उसके बाद उसने बोलना भी एकदम से बंद कर दिया। उसने कहा, पापा को वो उठाकर ले गई और उसने पापा की छाती फाड़कर उन्हें मार दिया। तभी उसने एक भयानक नाम लिया जो मुझे आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर उसने उस भयानक औरत का क्या नाम बताया था। मैं और अजय हैरानी से उस बच्चे को देखते हुए बोले, बेटा कौन उठाकर ले गया आपके पापा को? मगर उस बच्चे का इस पर कोई जवाब नहीं आया
और वह वहां से भाग गया। अब हमारा शक उस गांव की जरूर काल्पनिक और अंधविश्वासी बातों पर जाने लगा। उसके बाद हमने नेट पर थोड़ा रिसर्च किया तो हमारा भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि अब हमें नेट पर यह साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि हमारे गांव को लोगों द्वारा हॉन्टेड करार दिया गया था। अब समझ में आया कि तेरे पापा ने इस जगह को क्यों छोड़ दिया। अजय इतना बोलते बोलते अचानक ही एक गड्ढे में गिर पड़ा। तो मैंने कहा, ले मेरा हाथ पकड़। मगर मैं जितना अजय को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था वह उतना ही नीचे धंसता जा रहा था। मैं अजय को बार बार ऊपर खींचने की कोशिश और ताकत लगा रहा था, पर अजय बाहर निकलने में सक्षम नहीं था। फिर मैंने वहीं घूम रहे एक आदमी को अपने पास बुलाया और फिर अजय को किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकाला। अब अजय पूरे तरीके से पसीने से भीग चुका था। अजय हांफते हुए उस गड्ढे से बाहर निकला और फिर मुझे बोला, भाई अब यहां से चलने में ही हमारी भलाई होगी, वरना हमारी मौत भी निश्चित होने वाली है। लेकिन अजय को उस गड्ढे में गिरने के बाद पता नहीं क्या हो गया था, ये मुझे भी समझ नहीं आया। लेकिन जब मेरी एक नजर अजय के पैरों पर पड़ी तो मानो मेरा शरीर सुन्न ही पड़ गया, क्योंकि मैंने देखा कि अजय के पैरों की उंगलियां अब गायब थीं। अजय के पैर की 2 उंगलियां पता नहीं कैसे मगर वो कट चुकी थी। मगर जब मेरी नजर उस गड्ढे में पड़ी तो वहां उसकी उंगलियां नहीं थी। मैंने अजय से बोला, यार तेरे पैरों की उंगलियां कैसे कट गईं? फिर जब हमारी नजर फिर एक बार उसके पैरों पर पड़ी तो मैं एकदम से हैरान रह गया। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि अजय की कटी हुई उंगलियां उसके पैरों पर मौजूद थी। अब मेरा मुंह तो मानो खुला का खुला रह गया। उसके बाद मैं अजय को लेकर वहां से हमारे पुराने घर की तरफ चल पड़ा। मगर तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी हमें भागता हुआ दिखा। वह आदमी हमारे करीब आता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद वो आदमी हमारे पास पहुंचा और बोला, तुम लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया इस गांव में आकर। इतना बोलकर धीमी आवाज में हमें कहने लगा, तुम्हें भी वो लेकर जाएगी, तुम्हारा भी सीना फाड़कर तुम्हारा खून पी जाएगी। तभी अचानक से आसमान में बिजलियां कड़कड़ाने लगी। मेरी आंखों के सामने ही सूरज अपनी किरणों को ढक चुका था। चारों ओर अंधेरे का राज बन चुका था। तभी अचानक से आसमान की तरफ से एक भयानक और बहुत ही खतरनाक काली शक्ति नीचे उतरी, जिसके बड़े बड़े नाखून देखकर मेरे तो हाथ और पैर ही कांपने लगे। अचानक किसी ने मेरे मुंह पर धीमे धीमे हाथ लगाया और तभी मैं डर से पूरी तरह से सहम गया। फिर मैंने देखा कि मैं उसी जगह पर खड़ा होकर एक सपना देख रहा था। अजय ने मुझे हाथ लगाते हुए बोला, भाई तू तो किसी गड्ढे में नहीं गिरा है, फिर किस सोच में डूब गया। अब चल जल्दी यहाँ से, अब इस गांव से हमें जल्दी निकलना होगा। जब मैंने अजय को पूछा कि वह इस गांव को लेकर इतना ज्यादा डरा क्यों है, तो उसने बताया कि जिस आदमी ने हमें गड्ढे से बाहर निकाला था वह कोई इंसान नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें मानो एकदम लाल सी थी। उसका हुलिया बहुत ही भयानक लग रहा था। मुझे उसका बहुत डर लगने लगा और यही वजह थी कि मैं तुम्हें यहां से जल्दी निकलने के लिए कहे जा रहा हूं। शाम के लगभग 6 बजे हम लोग उस जगह पर पहुंचे जहां पर हमारा घर था। उसके बाद जब हम वहां से निकलने लगे तो अंधेरा थोड़ा थोड़ा अपनी छाया पसारने लगा, जो कि सर्दियों के मौसम में वैसे भी 6:30 बजे शाम हो जाती है। अभी हम उस गांव से निकलने ही वाले थे कि मैंने देखा कि बाइक का पीछे वाला टायर अब पंचर हो चुका था। अब ये एक और बहुत बड़ी मुसीबत जो हमारे सर पर बैठ चुकी थी। अजय, जिसने पहले ही टायर पंचर का सामान रखा था, फिर जल्दी से हम बाइक को स्टार्ट करते हुए वहां से निकलने लगे। उस गांव के अंदर से हमें लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता अभी तय करना था। जब हम वहां से निकले तो हमें लगभग अब शाम हो चुकी थी। अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। वो एक ऐसा समय होता है जहां पर लोगों के साथों सांझ एक साथ मिलते हैं। उस वक्त हम अपनी बाइक लेकर
उस गांव के अंदर से गुजर रहे थे। तभी अचानक एक काली काली बिल्ली जिसने हमारा रास्ता काट दिया। अजय चिल्लाते हुए बोला, यार अब हमें कुछ देर के लिए रुकना होगा। मैं उस जगह पर रुकना तो दूर की बात है, वहां पर रुकने की सोच भी नहीं सकता। मगर तभी वही हुआ जिसका हमें डर था कि अचानक से एक भयानक दिखने वाली औरत जो हमारी बाइक के बिल्कुल अब सामने खड़ी थी। उसके बाद सफेद सफेद और भयानक बड़े बड़े दांत बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैंने खुली आंखों से सपने में उस भयानक औरत को देखा था। वह बिल्कुल वैसी ही थी। उसकी बदसूरती के आगे शायद दुनिया की सभी चुड़ैल डायन पीछे रह गई थी। उसे देखने के बाद हम वहां से बाइक स्टार्ट करके भागने की कोशिश करने लगे। अब हमें पता चल चुका था कि गांव वाले जिस औरत के बारे में बात कर रहे थे शायद वो वही थी। लेकिन उस रात वह गांव पूरी तरीके से सुनसान था। उसके बढ़ते हुए धीरे धीरे कदम हमारी धड़कनों को तेज कर रहे थे। लगातार उसके कदम हमारी तरफ बढ़ने लगे, मगर हमने हिम्मत दिखाई और बाइक को स्टार्ट करके वहीं से दौड़ना शुरू कर दिया। जब हम लोग वहां से अपनी बाइक लेकर भाग रहे थे तो मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर मैंने पाया कि पीछे उस डरावनी औरतों का एक बहुत ही भयानक झुंड के साथ साथ उस पूरे गांव के सारे व्यक्ति अपने हाथ में कोई ना कोई चीज लेकर भाग रहे थे। हम चिल्लाए जा रहे थे पर दूर दूर तक हमें सुनने वाला कोई नहीं था। वह दृश्य हमारी जिंदगी का इतना खौफनाक दृश्य था कि जिसे भूल पाना हमारे बस की बात नहीं थी। अचानक धीमी गति से चलती हुई हमारी बाइक और भी धीमी गति में आ चुकी थी और वो भयानक सी दिखने वाली औरतें अब हमारे बिल्कुल करीब थे। फिर अचानक से हमें तेज झटके लगने शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कच्चे तार पर खड़े हों। आसपास कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब तो साफ था कि कोई अदृश्य शक्ति हम पर हमला कर रही थी। लेकिन तभी वो झटका लगना बंद हो गया और अब बारिश शुरू हो गई। अभी हम लोग किसी तरह उस गांव के उस मोड़ तक पहुंच चुके थे जहां पर हमें उस गांव से निकलने का रास्ता भी मिल चुका था। उसके बाद हम लोगों ने ज्यादा देरी नहीं की और वहां से किसी भी तरह निकल गए। लेकिन हमें पता है कि उस दिन हमारे साथ क्या क्या हुआ। आज भी वो दिन दहाड़े हमारे साथ भयानक हादसा होना बिल्कुल हमें याद है। आज भी उस खौफनाक दास्तां का एक एक मंजर हमें अंदर तक हिला देता है। और इसके बाद फिर इस तरह की बेवकूफी हमने दोबारा नहीं की। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।